वेलकम टू द माई चैनल मैथमेटिक्स हब और मैं हूँ राहुल शर्मा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का फिज़िक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे कि नाम सबने सुना कम्युनिकेशन सिस्टम, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये तो सब जानते हैं कि कम्युनिकेट किया कैसे जाता है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, थोड़ा बहुत सबको पता है। चलो डिटेल में पढ़ते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है कि आजकल हम इस तरह के वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर जिसे वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हो, ठीक है। मीन कि हमें फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हर एक इंसान को घर बैठे हर चीज़ की इंफॉर्मेशन है। तो अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो अगर यही हालात उस टाइम होती तो हमें ये नहीं पता होता कि इंडिया के बाकी पार्ट्स में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है और क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से आज हम इस तरह के वर्ल्ड में रह रहे हैं जिस वर्ल्ड को हम वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। आगे हमें क्या ज़रूरी आन पड़ी मतलब कम्युनिकेट करने की, तो देखिए इंफॉर्मेशन की नीड क्यों पड़ी कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। एक जगह से किसी दूसरी जगह पर, ठीक है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक तहसील से दूसरी तहसील तक, मतलब जाते अगर या कोई मैसेज भेजते, जैसे पहले टाइम पे हम लेटर भेजते थे तो बहुत टाइम लग जाता था। तो ये कम्युनिकेशन जो सिस्टम आया इससे बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है और कम टाइम पे आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है और इन्फॉर्मेशन आप सेंड भी कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसलिए हमें कम्युनिकेशन पढ़ना और कम्युनिकेशन बनाना दोनों ज़रूरी आन पड़ा, क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना मुश्किल है। तो क्या कहता है कि द वर्ड सक्सेसफुल इन द अबव डेफिनेशन implies many things like कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर। देखिए ये बात काम की है कि अगर मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ तो कम्युनिकेट करने के लिए दोनों को समझना ज़रूरी है और दोनों समझ तभी पाएंगे जब दोनों की लैंग्वेज की बात आएगी, कि दोनों की लैंग्वेज हिंदी हो या उर्दू हो, ठीक है, या पहाड़ी हो या इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, दोनों की सेम होगी तो भेजने वाला भी समझ पाएगा लैंग्वेज को और लेने वाला भी, जिसको जो रिसीव करेगा उसको भी समझ आएगी। अगर लैंग्वेज समझ मतलब नहीं आएगी तो वो कैसे उस मैसेज को समझ पाएगा। आजकल तो गूगल ने ट्रांसलेटर भी रख लिया है, ठीक है। तो पहले की बात कर रहे हो जब ये कम्युनिकेशन आया था तो सिंपल सी बात है कि हमें लैंग्वेज का मतलब एक जैसी लैंग्वेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आज लैंग्वेज भी मैटर नहीं करती है, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर से आप आराम से ट्रांसलेट करके किसी भी लैंग्वेज के बारे में जान सकते हो कि क्या लिखा है, मगर वो सही तरह से पैटर्न में लिखा होना चाहिए। चले बाकी बात करते हैं। फिर बात आती है क्वालिटी इन कम्युनिकेशन विच इम्प्लाइज एन एडिशन और डिलीशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। मीन कि आपको क्वालिटी बनानी पड़ेगी कम्युनिकेशन में। जैसे आज लगातार कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट आ रही है। पहले हमारे पास जी था, 2G आया, 3G, 4G और आज 5G की बातें कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए हम कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, ये सोशल मीडिया इंटरनेट भी हमारा एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, हम क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। पहले वाला आप कोई न्यूज़ चैनल के रिपोर्ट देख सकते हो और आज के टाइम पे क्या था, क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो चुका है, हमने उसे मॉडिफाई कर लिया, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर बना लिया, ठीक है। उस वजह से इजीली और इंटरेस्टिंग तरह से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कम्युनिकेशन में। रेडियो भी कम्युनिकेशन में आता है, न्यूज़पेपर भी कम्युनिकेशन में आता है और टेलीविज़न भी कम्युनिकेशन में आता है। और ये ऐसी कम्युनिकेशन है जो एक टाइम पे बहुतों को मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। तो एक जो हम यूज़ करते हैं ईमेल, ईमेल में भी मल्टीपल मेल कर सकते हो एक टाइम पे और वन मेल भी कर सकते हो, ठीक है। एक इंसान एक टाइम पे बहुतों को मेल भी कर सकता है, ठीक है, और एक इंसान एक को भी मेल कर सकता है। और भी हमारे पास दोस्त बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे कि सोशल मीडिया में फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ठीक है, और टेक्स्ट मैसेजेस जो दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो द ग्राउथ नीड टू बी ह्यूमन बीइंग इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन इम्पोज डिमांड ऑन
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, इन दोनों की ग्रोथ हमें ज़रूरी है। ये होंगी तभी जाके कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सकेगी। आगे चलते इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब चेंज आया। देखिए, कम्युनिकेशन सिर्फ आज के टाइम से नहीं चल रहा है, कम्युनिकेशन बहुत पहले से चल रहा है। जब राजे रूल करते थे तब से चल रहा है, ठीक है। उस टाइम वो अपना मैसेंजर भेजते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। अब एक राजे को एक पैगाम लिखना पड़ता था, एक लेटर लिखना पड़ता था। वो लेटर कोई आदमी लेके दूसरे राजे के पास जाएगा, जिसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता था, बहुत दिन लग जाते थे, क्योंकि पैदल ट्रैवल करना पड़ता था, ठीक है। फिर करते करते कबूतर वाला सिस्टम आया, ठीक है। वो कबूतरों के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज भेजा जाता था। फिर उसके बाद ये पोस्ट ऑफिस जब बने हमारे, तो पोस्ट ऑफिस एक इंसान से दूसरे इंसान में हमारा कम्युनिकेशन का काम चलाने लगे। फिर उसके बाद टेलीफोन आया। फिर उसके बाद और डेवलपमेंट हुई तो क्या आया, पेजर आए। पेजर के साथ साथ में फिर और डेवलपमेंट हुई तो मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, फैक्स यूज़ किया, जो बिल्कुल सेम मतलब डिट्टो मैसेज आपको एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो ये था रिवोल्यूशन ऑफ आर इवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बहुत सारी चेंज आई हैं इन प्रेजेंट डे। आप देखिए, आज तो हम एक इंसान को दूसरे इंसान मतलब सामने देख कर उसे कम्युनिकेट कर पा रहा है। पहले कॉल थी, फिर उसके बाद टेक्स्ट भेजा नहीं जा सकता था, और टेक्स्ट भी आज भेज रहे हैं। और सारा कम्युनिकेशन सिस्टम इस डायग्राम पे काम करता है। ये डायग्राम समझ ली, इट मीन कि आपका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्स। अब इंफॉर्मेशन सोर्स वाला आदमी जो है वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को मैसेज की फॉर्म में भेजेगा ट्रांसमीटर से, ट्रांसमीटर वाला चैनल वाला रिसीवर के पास, और रिसीवर जाके इंफॉर्मेशन यूज़र के पास लेकर जाएगा। इस तरह से काम चलता है। तो मान लिया ये आपका स्कूल आ गया ए, और बी किसी मतलब पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन को भेजना है। स्कूल वाले मैसेज टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। मैसेज को टेक्स्ट किया, इंफॉर्मेशन सोर्स बनाया और उसे भेजा अपने ट्रांसमीटर पे। अब ट्रांसमीटर क्या करेगा, उस सिग्नल को बाइनरी में चेंज कर लेगा। याद रखना, सिग्नल किस में जाता है, बाइनरी में। जो आपने टेक्स्ट किया था वो सिग्नल बाइनरी में चला जाता है। बाइनरी लैंग्वेज है जो सिर्फ 2 डिजिट के बीच में आती है, 0 और 1 के बीच में। याद रखें, ये दो वर्ड जो बाइनरी हैं हमारे पास, बाई मतलब 2 होता है। तो ये ट्रांसमीटर इसे कन्वर्ट करेगा मैसेज को बाइनरी में, और बाइनरी सिग्नल मैसेज को ले जाएगा चैनल में। चैनल के थ्रू मैसेज जाएगा जिसके पास आप भेज रहे हो, चाहे उसका कंप्यूटर है, चाहे उसका पास फ़ोन है, उसके फ़ोन के अंदर जो रिसीवर होगा वो उस बाइनरी ऑपरेशन को कन्वर्ट करेगा किस में, टेक्स्ट मैसेज में, और वो आपके सामने वापस से लाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है जिससे पूरी की पूरी कम्युनिकेशन काम करता है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं आगे। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो बाकी के मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट्स वगैरह होते हैं वो आ जाता है ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ये होंगी तो कम्युनिकेशन कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। अब बात करते हैं बाकी की कि इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, सिग्नल, ट्रांसमीटर, चैनल, ठीक है, नॉइज़ क्या है और रिसीवर क्या है। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होगा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करे। मैं लिख रहा हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन सोर्स हूँ, ठीक है। तो ये आ गया। अब सिग्नल, मैंने कहा था बाइनरी लैंग्वेज में एक इलेक्ट्रिकली सिग्नल जाएगा, ठीक है, उसे सिग्नल कहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। ट्रांसमीटर की बात करेंगे, जो ट्रांसमिट करता है मतलब उसको कन्वर्ट करेगा सिग्नल को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या तो आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल कह सकते हो या तो बाइनरी लैंग्वेज में कह सकते हो। वही बाइनरी लैंग्वेज जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर जाती है, ठीक है। तो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा ना, ठीक है, चैनल के थ्रू। चैनल के किस्म की तारें होगी जो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाएंगी, ठीक है। उसके बाद रिसीवर की बात आती है। रिसीवर की बात करें तो रिसीवर जो होगा, रिसीवर रिसीव करेगा और वापस उसे ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। नॉइसेस क्या होती हैं, when the transmit signal propagate along the channel, जब ट्रांसमिट सिग्नल प्रोपोगेट होगा चैनल के साथ में, इट मे बी डिस्टॉर्टेड ड्यू टू द चैनल इम्परफेक्शन, ठीक है। तो कभी कभी सिग्नल में थोड़ी बहुत ख़राबी आ सकती है, उसे नॉइसेस कहेंगे, ठीक है। तो ट्रैफिकिंग की वजह से होता है ये, ठीक है, ज़्यादा ट्रैफिकिंग की वजह से या कोई और प्रॉब्लम की वजह से, तो उसे आप नॉइज़ कहेंगे। अब आता है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो।
एक होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, मीन कि एक आदमी ने एक आदमी को मैसेज भेजा, सिग्नल भेजा, कम्युनिकेट किया, उसे पॉइंट टू पॉइंट कहेंगे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट का आई थिंक समझ हो गया, आपको समझ आ गई होगी। देयर इज अ सिंगल लिंक होगा एक इंसान का एक इंसान के साथ। ठीक है, जैसे कि टेलीफोन कर रहा हूँ मैं आपको, मैं ए हूँ, मैं बी को टेलीफोन कर रहा हूँ, तो ये आइए आपके पास एग्जांपल। ठीक है, सेकंड वन इज द ब्रॉडकास्ट मोड। ब्रॉडकास्टिंग आपने सुना होगा, न्यूज़ चैनल वाले और बाकी कहते हैं भाई हम ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग मीन एक आदमी ने एक टाइम पे लाखों करोड़ों आदमी को एक सिग्नल भेजा। ठीक है, आज जैसे आपको कोरोना के मैसेजेस वगैरह आते हैं, तो एक टाइम पे करोड़ों बंदों को जा रहे हैं, इसको आप क्या बोलोगे, ब्रॉडकास्टिंग मोड। मीन कि एक टाइम पे बहुतों को सिग्नल जाए। ये टीवी और रेडियो भी यही काम करते हैं। अब कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले आता है आपके पास ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है एनर्जी को इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करे। यहाँ भी आपने देखा कि सोर्स में जो हमारा टेक्स्ट मैसेज था उसको इलेक्ट्रिकल मैसेज में कन्वर्ट किया गया। डैट मीन ये भी ट्रांसड्यूसर की एग्जांपल आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, उसके बाद बात आती है सिग्नल टाइप्स की। सिग्नल कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म सुइटेबल फॉर द ट्रांसमिशन कॉल्ड सिग्नल इज ऑफ टू टाइप। दो तरह के हमारे पास सिग्नल्स हैं जो ट्रांसमिशन सिग्नल हैं। पहले आता है कंटिन्यूस वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, hence single valued function of time, and sine wave is a fundamental analog signal। ये दो आ गया आपके पास सिग्नल की टाइप्स वगैरह। उसके बाद बात करें साउंड और पिक्चर सिग्नल। ठीक है, नीचे दिए हैं आपके पास, डायग्रामेटिकली देखते हैं इन चीज़ों को। चलिए, तो हमारे पास दो तरह के साइन और सोडियस लिखने, एक होता है ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, दूसरा क्या होता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, दोनों तरह की वेव्स जो होती हैं सिग्नल ट्रांसमिट करवाती हैं। अब बात आता है डिजिटल सिग्नल क्या होगा। ठीक है, डिजिटल सिग्नल आपके पास आ गया। ठीक है, डिजिटल स्टेप वैल्यूड बेस्ड क्या होते हैं, स्टेप वैल्यूड बेस्ड होते हैं ये। उसके बाद बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं, बाइनरी 0 और 1 आता है आपके पास, पहले बता चुका हूँ। यूनिवर्सल डिजिटल कोडिंग मेथड, ठीक है, BCD मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल, और ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज़ यूज इन कॉमन। ये दो जो है ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल सिग्नल जो है इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रॉडकास्ट करने के लिए। एक BCD है और दूसरा ASCII। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई, देखिए एम्पलीट्यूड आपके पास द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन फ्रॉम वन पोजीशन ऑफ मतलब एक पोजीशन पे कितनी वाइब्रेशन वो कर रहा है उसे आप उसका एम्पलीट्यूड कहोगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो सिंपल सी बात है कि एक सेकंड पे पर यूनिट टाइम पे कितने साइक्लोटन्स कंप्लीट ऑसिलेशन करता है। सिंपल सी याद रखो, एक सेकंड पे या एक यूनिट टाइम पे कितनी ऑसिलेशन वो करता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है या टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, याद रखें। चलिए, फेज क्या होता है। Phase, the two wave depicted below have a phase difference indicated the phase shift which is the friction the wave cycle which has ellipse related to the origin। देखिए मैं आपको एग्जांपल से ही बताता हूँ। फेस हो गया कि जब मैं दो वेव्स को, जैसे यहाँ पर दो वेव्स जा रही हैं आपके पास, एक वेव ये है और दूसरी वेव ये जा रही है, इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है इसे आप फेस कहेंगे, याद रखें। क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर भी एग्जांपल के तौर पे ये देखिए आपको इसने फेस बताया। ठीक है, मतलब दो वेव जब उस मैन टाइम को कट करके जा रही हैं, मैन टाइम लाइन को कट करके जा रही हैं, उसे आप फेस कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे टर्मिनोलॉजी की। ठीक है, पहले आता है एटीन्यूएशन क्या होता है। एटीन्यूएशन, ठीक है, एटीन्यूएशन हमारे पास द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल व्हाइल प्रोपोगेटिंग थ्रू अ मीडियम। ठीक है, एटीन्यूएशन होता है लॉस ऑफ सिग्नल, जब हम सिग्नल को प्रोपोगेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो कभी कभी सिग्नल लॉस्ट हो जाता है तो उसे एटीन्यूएशन कहते हैं। ठीक है, लॉस्ट ऑफ सिग्नल। उसके बाद आता है एम्पलीफिकेशन। तो एम्पलीफिकेशन का थोड़ा आपको पता ही होगा। ठीक है, मीन एम्पलीट्यूड का इस्तेमाल होगा इसके अंदर। तो द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज द एम्पलीट्यूड, ऐसा प्रोसेस जिससे हम इंक्रीज करें एम्पलीट्यूड को ऑफ द सिग्नल बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, जब हम यूज़ करें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को उसे एम्पलीफिकेशन कहते हैं। मीन एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने को, मीन एम्पलीट्यूड को जब भी इंक्रीज करोगे उसे एम्पलीफिकेशन कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। अब बात करते हैं रेंज। रेंज आप मैथ में पढ़ते आ रहे हो, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। मीन सबसे बड़े में से जब छोटे को माइनस करोगे तो उसे आप क्या बोलोगे, रेंज कहते हो। हाईएस्ट सिग्नल माइनस लोएस्ट होगा, हाईएस्ट सफिशेंट। ठीक है, उसमें से लोएस्ट
माइनस करोगे तब भी रेंज कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन, वही बात है, ठीक है। लार्जेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसे आप रेंज कहेंगे, उसकी लिमिट की बात भी आ सकती है। अब आती है इंपॉर्टेंट टर्म बैंड विड्थ क्या होती है, ठीक है। इट रेफर द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम द इक्विपमेंट ऑपरेट, ठीक है। ये क्या आती है, फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करते हैं इसमें हम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेंज किसी भी इक्विपमेंट की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कितनी बैंडविड्थ है, ठीक है, कितनी बैंडविड्थ है, इसे डिनोट इस तरह के वी से करते हैं, वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम, दिस इज द बैंडविड्थ। आई थिंक यही होगा, ठीक है। देख लें, कोई गलती हुई तो चेंज कर लेंगे बाद में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंडविड्थ भी, और ये मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं। मॉड्यूलेशन क्या होता है, देखिए अब मेरे पास कोई सिग्नल है, ये मान लेता हूँ मेरे पास ए कोई सिग्नल है, ठीक है, और बी एक सिग्नल है, ठीक है। ए जो है वो एक वीक सिग्नल है और बी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग की लिमिट ज़्यादा रहेगी जाने वाली और वीक की क्या रहेगी, कम रहेगी। तो मैंने जैसे यहाँ स्ट्रॉन्ग के ऊपर वीक को रखा है तो वही काम वहाँ किया जाता है। मीन कि स्ट्रॉन्ग वेव के ऊपर हम वीक वेव को चढ़ाएंगे और दूर तक लेकर जाएंगे, उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा। मॉड्यूलेशन मतलब कि वीक सिग्नल को किसी बड़े सिग्नल के ऊपर, लॉन्गिट्यूड सिग्नल के ऊपर, स्ट्रॉन्ग सिग्नल के ऊपर चढ़ाकर किसी दूर तक भेजें, ठीक है, उसे ट्रांसमिट करवाएं, उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसी से आता है डी मॉड्यूलेशन। डी मॉड्यूलेशन मीन इसकी मॉड्यूलेशन को ख़त्म करना। मॉड्यूलेशन चढ़ाया था मीन कि इस ऊपर वाली वेव को मैं उतार दूं वापस से, तो उसे मैं डी मॉड्यूलेशन कहूँगा। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से कंसेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। इसी तरह से वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ठीक है। तो हमारे पास बहुत तरह के मॉड्यूलेशन है, डी मॉड्यूलेशन हम कर चुके हैं, ठीक है। मैं बता चुका हूँ डी मॉड्यूलेशन आपको क्या होता है, ठीक है। तो मतलब इन्फॉर्मेशन को वापस से, अच्छा हाँ, एक और बात करता हूँ। अब दो वेव की बात मैंने की ना आपसे, ठीक है। ये वेव थी, ये इस सिग्नल को अपने साथ चढ़ाकर अपने साथ दूर तक लेके जा रही है, ठीक है। तो इसकी बात जो लेकर जा रही है वेव, उसे आप कैरियर कहोगे। क्या कहोगे, कैरियर वेव। मीन द प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैरियर वेव। कैरियर वेव से इस इंफॉर्मेशन को मैं अलग कर दूं वापस से, उसे डी मॉड्यूलेशन कहूँगा, ठीक है। आई होप ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। कैरियर वेव कैरी करने वाली होगी, ठीक है। रिपीटर क्या होगा यार, जो रिपीट करता हो सिग्नल को बार बार। रिपीटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, ये याद रखना, ये रिसीवर और ट्रांसमीटर के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ये अभी आपने पढ़ा नहीं मगर इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं, जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट के बारे में ही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि आपने साइनोसॉइडल पढ़ा था, सॉरी मतलब इस तरह का ऑपरेटर्स पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कि आप किसी सॉफ्ट आयरन के ऊपर किसी तार को वाउंड करो और उसको बैटरी से कनेक्ट करो। जब उसके अंदर से करंट पास हो जाती है तो उसे किसकी तरह बिहेव करता है, ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, और ये मैग्नेटिक इफेक्ट अपना रिलीज करेगा, जिस वजह से हम इसे ये जो वेव छोड़ेगा इसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही याद रखें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं सीधी जाती हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, और ये मतलब सीधी जाएंगी। उसके बाद बात करें प्रोपोगेशन की, तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम कैसे भेजते हैं, यही वेव EM वेव कहते हैं इनको शॉर्ट में, ठीक है। तो आप 5th लेसन में इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे। तो EM वेव जो होती हैं सीधे जाती हैं, यहाँ से हमारे फ़ोन से कहाँ जाएंगी, टावर तक, टावर से कहाँ जाएंगी, टावर से सीधा जाएंगी मतलब यहाँ से टावर से मतलब सीधा सैटेलाइट, सैटेलाइट से जिस आदमी को आप कॉल कर रहे हो, जिस आदमी को कॉल कर रहे हो उसके पास वाले टावर पे, और उसके पास वाले टावर से उसके फ़ोन तक जाएगा। ये इसका पूरा रास्ता आया। ये रास्ते में डिफ्लेक्ट नहीं होती आगे पीछे, उनको रास्ता नहीं चाहिए होता, ये डायरेक्ट जाती हैं। तो इनका प्रोपोगेशन कैसे होता है, अलग अलग मेथड है। उनमें सबसे पहला मेथड है ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपोगेशन। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया, देख लें, ठीक है। ये भी वही सिंपल तरीका कि ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीवर एंटीना में सिग्नल को भेजना, मगर थ्रू ग्राउंड, उसको ग्राउंड वेव और सरफेस वेव, ठीक है। ये सरफेस से, किसी ज़मीन की सतह के ऊपर से हम क्या करें, सिग्नल को भेजें, कहाँ से, एक एंटीना से दूसरे एंटीना में। जो भेजने वाला होगा उसे ट्रांसमिटिंग एंटीना कहेंगे, और जहाँ से जाएगा उसे रिसीवर एंटीना कहेंगे। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। हम थोड़ा सा और डीपली जाके इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इन दिस मोड
In this mode, we have wave propagation. Ground has a strong influence to propagate of the signal wave from the transmitting antenna to the receiver antenna. The signal wave glide over the surface of the earth. While propagating on the surface of the earth, the ground wave induce current in the ground. ये current induce करती है ground में. It also bend down अराउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ. और ये कॉर्नर जो ऑब्जेक्ट होता है उसके आगे पीछे बेंड होती है, उसके आगे पीछे टर्न कर सकती हैं. ठीक है. ड्यू टू दिस द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड वेव इज ग्रेजुअली एब्जॉर्ब बाय द अर्थ एंड द पावर ऑफ ग्राउंड वेव डिक्रीज. देखो अब हमने कहा कि ये करंट की तरह इसके अंदर ग्राउंड मतलब अगर जब जाती हैं सरफेस के साथ लगेंगी, जब ये सरफेस के साथ लगेंगी, सरफेस के साथ से जाएंगी तो एक करंट होती है इनके अंदर, वो करंट एब्जॉर्ब करेगी, अर्थ एब्जॉर्ब करेगी, तो इनका सिग्नल वीक हो जाता है. सिग्नल क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा. वही यहाँ लिखा हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं है. ठीक है. और भी अगर बात करें तो आगे बात कह रहा है द पावर ऑफ द ग्राउंड वेव डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग स्टेशन. अगर मतलब दोनों एंटीना, ये दो एंटीना आ गए, दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इनकी पावर डिक्रीज होगी, अदरवाइज डिक्रीज नहीं होगी. ठीक है. तो ये एक और आ गया आपके पास, लॉस ऑफ पावर होगा. इसे अभी पीछे पड़ा था, पावर की लॉस को एटीन्यूएशन कहते हैं. क्या कहते हैं? एटीन्यूएशन. द एटीन्यूएशन ऑफ द ग्राउंड वेव इंक्रीज इन द वेरी रैपिड विद द इंक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी. अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इसकी एटीन्यूएशन भी बढ़ेगी. ठीक है. और चलते हैं आगे. द ग्राउंड वेव कम्युनिकेट इज नॉट सुटेड फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल. ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के जाएंगे, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए सुइटेबल नहीं है. ठीक है. या लॉन्ग रेंज के लिए सुइटेबल नहीं है. ठीक है. याद रखें, ये छोटे मोटे पास वाले सिग्नल की नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा दूरी होगी, अभी तो पढ़ा आपने कि जितने दूर सिग्नल को भेजोगे सिग्नल उतना कम जाएगा, लॉस ऑफ सिग्नल ज़्यादा होगा, सिग्नल कम पहुंचेगा. ठीक है. इट टू रेडिएट सिग्नल फ्रॉम to radiate signal with a high efficiency, the antenna should have the size comparable to the wave of the signal. अब बात करें तो साइज़ कंपेरेबल के हिसाब से इनकी वेवलेंथ के ऊपर भी ये डिपेंड करती हैं. ठीक है. आगे एक और प्रोपोगेशन मीडियम है, स्काई वेव्स की बात करें, ऐसी वेव जो स्काई से जाती हैं. ठीक है. देखो ये मैं सिंपली एक ही बार बताता हूँ. ट्रांसमिटिंग एंटीना इसको रिलीज़ करेगा आइनोस्फीयर पे जाएंगी, आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके वापस रिसीवर एंटीनास पे आएंगी. तो इस तरह से ये काम करती हैं. ठीक है. तो चलते हैं. तो ये मेजर रोल प्ले करती हैं इन प्रोपगेशन. ये उससे थोड़ा ज़्यादा सीधा प्रोपगेट करेंगी. वी नो दैट द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और आइनोस्फेयर. आइनोस्फेयर से ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. आइनोस्फेयर को हम थर्मोस्फेयर भी कहते हैं. ठीक है. क्या कहते हैं इसको? थर्मोस्फेयर. जो इंक्रीज करता है रैपिडली here and it is the outermost part of the earth surface. ionosphere outermost part है आपका अर्थ के सरफेस का, और ये outermost part से रिफ्लेक्ट होकर आती है. ठीक है. अब बात आती है अबो और ट्रोपोस्फेयर. वी हैव द वेरियस लेयर. ट्रोपोस्फेयर के ऊपर बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं जो पार्ट्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर होती हैं. ठीक है. जैसे हमारे पास यहाँ एंटीनस की एग्जांपल दी हुई, इसने वही बात की है, तो हम सीधा चलते हैं, हमें इतना बीच में जाने की जरूरत नहीं है. आइनोस्फेयर इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ आइंस और चार्ज पार्टिकल. इस लेयर का नाम आइनोस्फेयर क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर आइंस पाए जाते हैं, चार्ज पार्टिकल. ठीक है. आइंस, पॉजिटिव आइन, नेगेटिव आइन, कैटाइन, एनाइंस वगैरह, ये आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे और फिजिक्स में भी पढ़ोगे. ठीक है. अब बात ये तो मुद्दे की करते हैं, इसमें सीधी बात करते हैं कि इसकी रेंज कितनी है. 1710 किलो हजर्ड से लेके 14 मेगा हजर्ड तक ये प्रोपोगेट करती हैं सिग्नल को. इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज है. ये हमारा इम्पोर्टेंट था. उसके बाद एक चीज़ और है, the phenomenon of bending of electromagnetic wave in the layer so that they are diverted toward the earth help is sky wave propagation. This is similar to the total internal reflection. मतलब ये इसका बेंड होना जाके ऊपर, तो ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट बताता है. ये आप ऑप्टिक्स पे पढ़ोगे. ठीक है. तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. अब एक थर्ड है हमारे पास स्पेस वेव, और लास्ट आज का टॉपिक यही है, स्पेस वेव प्रोपगेशन. ऐसी वेव जो प्रोपगेट होती हैं थ्रू स्पेस. कहाँ से प्रोपगेट हो? स्पेस से. ठीक है. तो उसे आप स्पेस वेव प्रोपगेशन कहते हो. द स्पेस वेव ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. कैसे ट्रैवल करती हैं? सीधा स्ट्रेट लाइन, रिसीवर एंटीना से लेकर ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीवर एंटीना तक. ठीक है. तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन जाती है, ट्रांसमिटिंग होती हैं. उसके बाद एंड स्पेस वेव इज़ यूज फॉर लाइन ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन. ये स्टेट लाइन कम्युनिकेशन का काम करती हैं. जैसे टेलीविज़न की ब्रॉडकास्टिंग होगी, माइक्रोवेव लिंक वगैरह हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन करवाने में काम करती हैं. ठीक है. उसके बाद अब आगे और बात करते हैं इसके ऊपर. ठीक है. द लाइन ऑफ साइड कम्युनिकेशन इज लिमिटेड बाय ए
ये भी छोड़ो, ये हमें काम की नहीं है, आगे चलते हैं। एट सम पॉइंट ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द लाइन साइड प्रोपोगेट गेट ब्लॉक, कुछ कुछ पॉइंट पे इसकी लाइंस वगैरह ब्लॉक हो सकती हैं, ये भी इतना नहीं है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ऊपर हमने पढ़ा वो इंपॉर्टेंट था। उसके बाद द लाइन ऑफ side distance of the distance between the transmitting antenna and receiving antenna at which they can see each other, इसको रेंज ऑफ कम्युनिकेशन कहेंगे। ये तो मैन चीज़ आ गई आपके लिए आज के लिए। तो ये क्या है, रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको आप क्या बोलोगे, रेंज। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट को रेंज निकालते हैं, तो यहाँ पर भी इसको एक किस्म का रेंज मान के चलेंगे। आई होप जितना पढ़ा आज आपने अब समझा होगा, तो इसी से आपका ये लेसन मैक्सिमम हो चुका है इसका बेसिक। ठीक है, अगर कोई डाउट रहा तो कमेंट कर सकते हो, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना कर लाऊं। ठीक है, जितना लाइक होगा, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा, शेयर होगा, उतनी ज़्यादा मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना के लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।